गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी को लगातार 12 साल लगभग हो गए हैं ऑफिस में। पिछले 12 साल से लगातार वो देश के प्रधानमंत्री हैं और इस तरह से वो आज यानी कि 10 जून को भारत के इलेक्टेड लगातार सर्विंग प्रधानमंत्री में सबसे लंबे टाइम वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब इसका मीनिंग समझना। देखो, वैसे अगर कोई आपसे पूछे कि कौन हमारा प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा लंबा टाइम सर्व किया है, उसका सिंपल जवाब है जवाहरलाल नेहरू जी। बट पॉइंट पता क्या था कि ये प्रधानमंत्री 1947 में बन गए थे, पर ये 1947 वाले में इलेक्टेड नहीं थे। ये पहला इलेक्शन भारत में हुआ था 1951-52 में। तो वहां से इलेक्शन के माध्यम से वो प्रधानमंत्री चुन के आए। तो अगर आप फर्स्ट इलेक्शंस के बाद से देखोगे कि कितना टाइम लगातार प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू जी, तो वो टाइम जो था उसको यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब बीट कर दिया है। दूसरी बात, इंदिरा गांधी जी भी बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही, लगभग 15 से 16 साल। बट ये पूरा का पूरा जो इनका कार्यकाल था, ये लगातार नहीं था। बीच में ऐसा भी हुआ कि वो इलेक्शन हारी तो कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री नहीं थी, फिर वापस चुन के आई। तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी वैसे तो तीसरे नंबर पर हैं इन टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ डेज वो प्रधानमंत्री रहे। सबसे ज्यादा जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री रहे ज्यादा दिन, फिर इंदिरा गांधी जी, और तीसरे नंबर पर बारी आती है नरेंद्र मोदी जी की। बट लगातार इलेक्टेड प्रधानमंत्री की बात करें, वहां पर आज के दिन मोदी जी ने यहाँ पर लगातार में यहाँ पर सबको पीछे कर दिया है। और इस तरह से जो उनकी सरकार है वो उनको ऑनर करेगी कि इतने लंबे टाइम से वो लगातार इलेक्टेड फॉर्म के अंदर देश को सर्व कर रहे हैं। दोस्तों, डेट है आज की 10 जून 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारे जो 2027 और 2028 के बैचेस हैं, प्रहार एंड संकल्प, ये दोनों आपको यहाँ पे बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कोशिश ये है कि देखो, जो भी बच्चे 2027 की तैयारी करेंगे बट उनको डाउट भी है कि यार हो सकता है आगे 28 में भी उनको जर्नी कंटिन्यू करनी पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी टीम ने आपके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन यहाँ पे ढूंढा है, जहाँ पर दोनों बैच बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि ये जो कॉम्बो है प्रहार और संकल्प बैच का, ये आपको इंग्लिश में भी और हिंदी दोनों में मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें जो स्टूडेंट 2029 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा जो प्रारंभ बैच है, अब इसमें प्रतिज्ञा दिवस के मौके के ऊपर 1 साल की एडिशनल वैलिडिटी जो है यहाँ पे आप सबको प्रोवाइड करी जा रही है। ये प्रारंभ बैच आपका इंग्लिश, हिंदी तीनों माध्यम में अवेलेबल है और इन सभी कोर्सेज के जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। वहां पर जाकर आप इन कोर्सेज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमें डिस्कस करना है अरोराज के बारे में। देखो, आप सब लोगों ने ना कई बार फोटोज देखी होंगी कुछ इस तरह की, कि यहाँ पर लोग जाते हैं और यहाँ पर बहुत ही शानदार आपकी जो स्काई है वो अलग अलग रंगों की दिखती है रात के समय ना। कभी ग्रीन दिखती है, कभी रेड दिखती है, ब्लू दिखती है, पर्पल दिखती है, अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या है? इनको हम ना देखो, जो अगर आप बात करोगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की, तो इनको नॉर्दर्न लाइट्स बोला जाता है। थोड़ी बहुत आपको सदर्न लाइट्स भी आपको देखने को मिलती हैं, बट नदर्न लाइट्स तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। आपके नॉर्वे में, आपके स्वीडन में, आइसलैंड में, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, ऐसे बहुत सारे देशों में दिखती हैं। कुछ हद तक भारत में भी दिखती हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। काफ़ी कम दिखती हैं, बट हाँ, इन देशों में तो बहुत ही शानदार दिखती हैं। अब सवाल आता है कि सर ये बनती कैसे हैं ये इस तरह की लाइट्स? देखो, यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा डायग्राम समझना होगा। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग। सबसे पहले तो यहाँ पे नोटिस करो, ये हमारी धरती है। बिल्कुल, इस धरती के राउंड आपको इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर है सूरज। जो सन है, यहाँ पर आपकी सोलर विंड्स आती हैं। जब बहुत भारी मात्रा के अंदर आती हैं, उनको हम लोग सोलर स्टॉर्म का भी नाम देते हैं। बहुत सारी भरी मात्रा के अंदर जो आपके चार्ज्ड पार्टिकल्स है ना, वो यहाँ से एमिट होते हैं। इनको हम लोग कोरोनल मास इजेक्शन, CME के नाम से भी जानते हैं। अब ये पार्टिकल यहाँ से एमिट करिए सन के द्वारा। अब ये जाएंगे तो धरती की तरफ जाएंगे। बिल्कुल, धरती की यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर खासकर अगर मैं बात करूं पोलर रीजन्स की, तो यहाँ पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जब ये पोलर रीजन्स की तरफ मूव करेंगे, तो वहां पर जो आपका ऑक्सीजन है, आपके नाइट्रोजन आइटम्स हैं,
नाइट्रोजन एटम्स हैं उनके साथ यहाँ पर ये कोलाइड करेंगे। जब ये नाइट्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स के साथ ये जो आपके इजेक्शंस हैं या जो पार्टिकल्स हैं सन के, ये जब कोलाइड करते हैं ना, तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होगी, वो रिलीज होगी लाइट्स की फॉर्म में। जो मैंने आपको बताया ना कि हाँ, हरे रंग की लाइट दिख रही है, ब्लू रंग की दिख रही है, रेड रंग की दिख रही है, वो क्यों हो रही है? वो इसीलिए हो रही है क्योंकि सन के पार्टिकल्स अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में अंदर जो एटम्स हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटम्स, उनके साथ आपके टकराते हैं और वहां से ये लाइट्स आपको देखने को मिल जाती है। समझे इस बात को? तो होता पता क्या है कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के रंग हो सकते हैं। जैसे हमें कई बार ग्रीन रंग देखने को मिलता है। ये ग्रीन रंग आपको ऑक्सीजन एटम्स के द्वारा प्रोड्यूस होता हुआ देखने को मिलेगा। रेड कलर जो होता है वो भी ऑक्सीजन एटम के द्वारा होता है, पर हायर एल्टीट्यूड के ऊपर होता है। ब्लू एंड पर्पल जो कलर होता है वो आपके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के द्वारा प्रोड्यूस होता है। जैसा मैंने आपको बताया था, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का, इन रीजन में होता है। बेसिकली आपके जो काफी पोलर के जितना पास होंगे ना, उतना ही ज्यादा आपको शानदार कलर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब नदर्न हेमिस्फेयर में इसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियोलिस या फिर नॉर्दर्न लाइट्स। सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर इसको बोलते हैं सदर्न लाइट्स या फिर ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस। अब एक बात समझना कि जब जब आपकी सोलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, जब जब जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म ज़्यादा होते हैं, उस टाइम ये एक्टिविटी, ऑरोरल एक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, वहाँ लाइट्स और भी ज़्यादा विजिबल होती हैं। अब सवाल आता है कि क्या सिर्फ इंडिया में भी ये दिख सकती हैं? जवाब है बिल्कुल हाँ। उसका रीज़न देखो यही है, जैसे आपके कश्मीर के कुछ हिस्सों में दिख जाती हैं कभी कभार, उत्तराखंड के जो ऊपर वाले हिमालयन रीजन है वहां पर दिख जाती हैं, लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड रीजन जैसे आपका पेंगोंग सो लेक हो गया, हानले हो गया, यहाँ पर दिख जाती हैं। पॉइंट आता है क्यों? देखो वैसे तो जितना पोलर रीजन्स में दिखनी चाहिए वहां पर मोस्टली दिखती हैं, पर जब कई बार ऐसा होता है कि आपके जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म बहुत ही स्ट्रांग चल रहे हैं, ठीक है, आपके जो सन के पार्टिकल्स बहुत ही स्ट्रांगली अगर आपके आते हैं ना, तो उस टाइम पोलर रीजन्स की बियॉन्ड भी देखने को मिल जाती हैं। ठीक है ना? तो जैसे अगर हम बात करें कश्मीर की या हिमालयाज़ की, वहाँ लाइट पोल्यूशन भी काफ़ी कम होता है, एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस भी काफ़ी कम होता है, तो उन रीजन में भी कुछ हद तक यहाँ पे दिख जाती हैं। ऑब्वियसली इतनी शानदार भले ही ना दिखें जितनी फ़िनलैंड, नॉर्वे या बाकी और एरियाज़ के अंदर दिखेंगी, पर कुछ हद तक यहाँ पे दिख जाती हैं इन एरियाज़ के अंदर भी। तो अभी पता क्या है, इस बार आपका जो जून 2026 में जो सोलर स्टॉर्म है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और इसी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नदर्न इंडिया के कई हिस्सों में, खासकर अगर मैं बात करूं, कश्मीर हो गया या उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में, वहां पर ये अरोराज आपको देखने को मिल सकते हैं। और यूपीएससी ने ये क्वेश्चन मेंस 2024 में पूछा हुआ था। तो देखो कई बार पता क्या होता है, हम चीजें कई बार पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए, पर वही सेम चीज आपकी मेंस में आ जाती है। इनफैक्ट मैं क्लासेस में बताता भी हूँ कि आप लोगों को भी इस तरह से अपने टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी अब कर रहा है, प्रीलिम्स वाली चीजें मेंस में पूछ लेता है, मेंस वाली चीजें प्रीलिम में पूछ लेता है, तो हमें यहाँ पे चीजों के रिगार्डिंग रेडी होना पड़ेगा। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा है सिप्री ईयर बुक के बारे में। सबसे पहले तो ये समझो कि आखिर सिप्री है क्या। सिप्री स्टैंड्स फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। बेसिकली ना, जो स्वीडन की पार्लियामेंट है, उन्होंने 1966 के अंदर एक इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाया जिसका नाम है सिप्री। अब ये सिप्री क्या करता है? सिप्री यहाँ पर दुनिया भर के अंदर देखता है कि किस देश के पास कितने कितने हथियार हैं, डिसआर्मामेंट वो कर रहा है या नहीं कर रहा, कितना ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स को और इंक्रीज कर रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, इंटरनेशनल आर्म्स में कहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना ज़्यादा हो रहा है, किसकी कितनी न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर वो देखने की कोशिश करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, इनका नाम आप यहाँ पे एक बार देख सकते हो, राइट। इसके हेडक्वार्टर आपको स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। अब सिप्री पता क्या करता है? सिप्री ना इस्तेमाल करता है ट्रेंड इंडिकेटर वैल्यू को। बेसिकली ना वो ये देखता है कि कितना क्वांटिटी मिलिट्री कैपेबिलिटी ट्रांसफर हुई, एक देश ने कितना इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया। वो उनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं देखेगा, वो ये नहीं देखेगा अच्छा $50 का है, $500 बिलियन का है, नहीं, वैल्यू नहीं देखेगा। वो देखता है कि कितनी कैपेबिलिटी ट्रांसफर हुई। अगर एक देश ने दूसरे देश को कोई ब्रह्मोस मिसाइल मान लो दी, तो ठीक है यार, ब्रह्मोस मिसाइल दी गई, उसमें तो ब्रह्मोस मिसाइल को काउंट करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि अच्छा $100 बिलियन की थी या कितने की थी, वो काउंट नहीं किया जाता। यहाँ पर मिलिट्री कैपेबिलिटी कितनी ट्रांसफर होती है वो देखते हैं। तो इनके पास जो भी पब्लिकली इंफॉर्मेशन होती है, जैसे गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, ऑफिशियल स्टेटमेंट, जो पब्लिक डेटा होता है, उसी के बेसिस के ऊपर अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर बनाते हैं, और काफ़ी ऑथेंटिक होती है। दुनिया में काफ़ी अच्छे से इसको माना जाता है कि सिप्री की रिपोर्ट काफ़ी सही रिपोर्ट होती है। अभी पता क्या हुआ है
कि जो इस साल की जो ईयर बुक है हमें यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने बताई हैं। पहली चीज तो अगर हम बात करें भारत की, तो पिछले साल ना भारत के पास लगभग जो न्यूक्लियर वॉरहेड थे वो 180 थे, अब वो बढ़कर हो चुके हैं 190। ऐसा यहाँ पे सिप्री का बोलना है। तो पिछले बार के मुकाबले भारत ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड बढ़ाए हैं। तो इंडिया के 190 हैं आज के समय अप्रोक्सीमेटली। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान के पास 170 हैं। देखो एक टाइम होता था जब पाकिस्तान की न्यूक्लियर वॉरहेड भारत से ज्यादा थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब भारत के पास ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। बट हाँ, अगर हम चाइना के साथ खुद को कंपेयर करें तो चाइना से तो हम बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। चाइना के पास लगभग 620 वॉरहेड्स हैं, विच इज वेरी हाई। बट अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो ऑब्वियसली देखो वहां पर तो आपके यूएसए और रशिया ही टॉप के ऊपर आते हैं। इन दोनों देशों के पास ही ज्यादातर हैं, और टॉप पे है रशिया 5580 वॉरहेड्स के साथ, दूसरे पे यूएसए है, फिर तीसरे पे चाइना आ जाता है। एंड इस तरह से आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जो दुनिया के नॉन न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स है ना, देखो उसमें आपके एक तो P5 तो आएंगे, ठीक है ना, जो आपका यूएसए, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, ये तो है ही है। इसके अलावा चार और, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और आपका इसराइल। अगर आप इन 5+4 को ऐड कर लो, ये दुनिया के 9 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो इन सबको अगर आप ऐड करते हैं ना, तो वो नंबर 12,000 के आसपास आता है। एंड उसमें भी मेन कंट्रीब्यूशन तो आपका रशिया और यूएसए का ही है। बाकी इसके अलावा अगर आप नोटिस कर पाओगे, दुनिया में अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा आपके जो वेपन्स होते हैं ना, वो इंपोर्ट करवाए जाते हैं यूक्रेन के द्वारा। जब से देखो यूक्रेन का युद्ध हुआ है यहाँ पे रशिया के साथ, तब से यूक्रेन ने बहुत सारे अलग अलग जो हथियार है वो इंपोर्ट करवाने स्टार्ट किए, जिस वजह से दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल आर्म्स इंपोर्टर यूक्रेन बन गया। भारत आता है दूसरे नंबर के ऊपर। पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो मेजर आर्म्स की इंपोर्ट में यहाँ पे भारत दूसरे नंबर पर देखने को मिल जाएगा। बाकी बात रही डिफेंस स्पेंडिंग की, तो दुनिया में जो डिफेंस स्पेंडिंग होती है वो पिछले साल के मुकाबले 2.9% इंक्रीज हुई है। लगातार 11वां साल है कि आपकी डिफेंस के ऊपर या मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। यूएस से सबसे ज्यादा खर्चा करता है, और लॉजिकल भी है, आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद आपका चाइना है, फिर रशिया है, और इस तरह से जर्मनी के बाद भारत 5वें नंबर के ऊपर देखने को मिल जाएगा, जो कि सबसे ज्यादा मिलिट्री के ऊपर यहाँ पे खर्चा करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो यहाँ पे सिप्री के द्वारा यहाँ पे हमें बताई गई। तो इन चीजों के बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारे सामने जोजिला टनल के बारे में। अभी पता क्या हुआ है, जो जोजिला टनल है वो लगभग अपने एंड स्टेज के ऊपर है, मतलब वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा जोजिला टनल से। सबसे पहले तो देखते हैं कि जोजिला टनल कहाँ पर है। देखो आपको जो ध्यान रखना है ना, कि जो जोजिला टनल है वो यहाँ पर बहुत ही शानदार काम करती है कनेक्टिविटी का। कैसे? देखो होता पता क्या था पहले, कि जैसे यहाँ पर आपको कश्मीर वैली देखने को मिल जाएगी इस साइड, और यहाँ पर नीचे वाली साइड आपको जो कारगिल है लद्दाख के अंदर जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब इनके बीच में कई बार ऐसा होता था कि बारिश आ गई, कई बार ऐसा होता था कि बर्फबारी हो गई, कई बार इस तरह की और प्रॉब्लम्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती थी, जिस वजह से यहाँ पे ट्रैवल करने में बहुत दिक्कत आती थी। ऐसा माना जाता है कि गांदरबल से जो कारगिल का रास्ता था ना, वो लगभग पहले 3 घंटे का था। अब वो 3 घंटे का रास्ता कम होकर केवल और केवल 20 मिनट का रह जाएगा, बिकॉज ऑफ जोजिला टनल। कश्मीर और लद्दाख के बीच में साल भर यहाँ पे कनेक्टिविटी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बर्फबारी हो रही है या फिर कुछ और दिक्कत आ गई, कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो इस वजह से जोजिला टनल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। NH1 के ऊपर आपको ये टनल यहाँ पे जो श्रीनगर कारगिल ले रूट है ना, उसके ऊपर यहाँ पे बनाई गई है। अब इसकी जो लेंथ होगी इस पर्टिकुलर की, वो लगभग 13 किलोमीटर के आसपास है। ये सबसे दुनिया की सबसे लंबी इस हाई एल्टीट्यूड के ऊपर बाई डायरेक्शनल रोड टनल है। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, कि ये जो आपकी टनल बनाई गई है, इट इज एट अ हाइट ऑफ 11,578 फीट, वेरी हाई एल्टीट्यूड। इस एल्टीट्यूड के ऊपर इतनी लंबी टनल बनाना कोई आसान काम नहीं होता, पर यहाँ पर हमारी जो लोग हैं, हमने हमारे द्वारा यहाँ पे बनाई गई है। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे, इससे ऑल वेदर कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। बाकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का, क्योंकि देखो ये जो अपने आप में जो टनल बनाई गई है काफ़ी चाइना के पास में ही है।
तो डेफिनेटली कल को अगर हमें अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करना हो तो हम यहाँ पे इसको कर पाएंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे टूरिज्म वगैरह प्रमोट होगा और ट्रैवल टाइम तो यहाँ पे कम होगा ही होगा। तो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स, ठीक है ना, जो कि आपको ज़ोजिला टनल के देखने को मिल जाएंगे। अब इसकी स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए कि ऐसा ना हो कि ये बाद में कोई दिक्कत आए, लंबे टाइम तक ये टनल यहाँ पे काम कर पाए, इस वजह से इसको न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के माध्यम से यहाँ पे बनाया गया था। क्योंकि हिमालयन जियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है, तो वहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजी है कंस्ट्रक्शन की काफ़ी अच्छे से काम आ जाती है। तो दैट इज़ वाई दिस टनल बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ बातें थी ज़ोजिला टनल के बारे में जो आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है फ्रेंच ओपन 2026 के बारे में। अब सबसे पहले तो यार ये देखो, जब टेनिस की बात करते हैं ना, तो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये होता है हर साल लगभग जनवरी में, ये आपका मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है ऑन द हार्ड कोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दूसरा आता है आपका फ्रेंच ओपन, जिसको हम लोग रोनाल्ड गैरोस के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ये बहुत ही फेमस फ्रेंच एविएटर थे रोनाल्ड गैरोस, उनके नाम के ऊपर रखा गया है। तो ये जो फ्रेंच ओपन होता है ये मई जून में खेला जाता है क्ले कोर्ट के ऊपर इन पेरिस फ्रांस, ठीक है। तीसरा आता है आपका विंबलडन चैंपियनशिप, ये जून जुलाई में होती है और ये ग्रास के ऊपर खेली जाती है लंदन में, ठीक है, और यही दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। और चौथा आता है आपका यूएस ओपन, ये अगस्त सितंबर में होता है और ये न्यूयॉर्क में खेला जाता है हार्ड कोर्ट के ऊपर। तो कौन से कोर्ट पे खेला जाता है, कौन से मंथ में होता है, एक रफ आइडिया आपको इन चीज़ों का भी पता होना चाहिए। तो अभी दोस्तों टाइम है किसका, मई जून का। तो अभी यहाँ पे फ्रेंच ओपन यहाँ पे हुआ, और इस बार का फ्रेंच ओपन काफ़ी अलग पता क्यों था, क्योंकि फ्रेंच ओपन जीतने वाले कुछ नए फेसेस हमारे पास सामने आए। जैसे अगर मैं बात करूं मेन सिंगल की, तो उसको जीता गया जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव जी के द्वारा। वुमेन सिंगल में आपका रशिया के जो मीरा एंड्रेवा है इनके द्वारा यहाँ पे जीता गया। और यहाँ पे सेकंड रहे कौन, इटली के फ्लेवियो, एंड यहाँ पे पोलैंड के जो माजा हैं इसमें वुमेन सिंगल में। और ऐसे ही बाकी सारी चीजें भी यहाँ पे मेंशन है, राइट। तो ये तो इस बार हुआ। बाकी अगर हम बात करें थोड़ा फ्रेंच ओपन पर में, और तो आप नोटिस कर पाओगे कि 1891 में ये स्टार्ट हुआ, क्ले के ऊपर खेला जाता है, रोनाल्ड गैरोस इसका नाम है, और ये लगभग 2 हफ्ते यहाँ पे मोटा मोटा चलता है। बाकी इसमें जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे क्ले का इस्तेमाल होता है, यहाँ क्ले कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। अब ये रेड क्ले का जो इस्तेमाल होता है ना, इससे चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि देखो मान लो अगर आपने यहाँ से बॉल अपने बहुत तेजी से फेंकी आपने, ठीक है, मान लो बहुत तेजी से आपने फेंकी भी, तो क्ले की वजह से वो जो आपकी सर्व है वो थोड़ी धीरे हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा फिजिकली भी आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा क्ले के ऊपर टेनिस को खेलने के लिए। क्योंकि आपके बाकी जगह के ऊपर तो आपके हार्ड कोर्ट के ऊपर चीज़ें आसान होती हैं, क्योंकि वहां पर आप बॉल मारोगे तो वो अच्छे से जाएगी। पर क्ले कोर्ट के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा जान लगती है, प्लस एट द सेम टाइम कई बार बाउंस भी ऊपर नीचे हो जाता है यहाँ पे क्ले कोर्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को भी टेस्ट किया जाता है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी टेस्ट किया जाता है। इसीलिए क्ले के ऊपर खेलना अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दैट इज बिकॉज फ्रेंच ओपन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है पायरो प्रोसेसिंग के बारे में। सबसे पहले तो इस वर्ड का मीनिंग समझो, पायरो प्रोसेसिंग। देखो जब वर्ड आया ना पायरो, पायरो का मतलब क्या होता है, हीट, ठीक है। तो पहली चीज तो हमें यहाँ पे ये समझ आ गई कि यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे हीट का। पर सवाल आता है किस पर्पस के लिए। देखो खासकर जैसे मान लो आपके पास कुछ मेटल्स हैं, ठीक है, आप चाहते हो इस मेटल से कुछ मिनरल्स को बाहर निकालना, मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना, तो क्या हम हीट के माध्यम से कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। मेटल को अगर आप हीट करोगे उससे कुछ मिनरल्स आपके एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये प्रोसेस आपका पायरो प्रोसेसिंग कहलाएगा। बट आज के टाइम के ऊपर ना हम पता क्या कर रहे हैं, जैसे हमने मान लो न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल किया, हमने न्यूक्लियर एनर्जी बनाई, उसमें न्यूक्लियर फ्यूल लगेगा। अब न्यूक्लियर फ्यूल जो हमारे पास है उसमें भी कुछ ना कुछ बच गया होगा, क्यों ना हम उसको वापस से रिसाइकल कर पाए। इज इट पॉसिबल? हाँ बिल्कुल सर, हम कोई चीज इस्तेमाल कर लेते हैं, हम एक होता है हम उसको वेस्ट में फेंक देते हैं, पर कई चीजें ऐसी होती है ना भाई जो उसके अंदर रिसाइकल करी जा सकती हैं। तो क्यों ना हम एक काम करें कि न्यूक्लियर फ्यूल जो हमने इस्तेमाल कर लिया है उसको भी हम यहाँ पर हीट दें, और हीट देने के माध्यम से कुछ कुछ जो भी मिनरल्स हैं उनको हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर पाए, तो वैल्यूएबल मिनरल्स को हम दोबारा से इस्तेमाल कर पाएंगे। यही इस्तेमाल हो रहा है आज के समय, और इसी को हम बोल रहे हैं पायरो प्रोसेसिंग। समझे मेरी बात को? जैसे मान लो अगर मैं न्यूक्लियर फ्यूल की बात करूं, ठीक है, आपने पता क्या किया, एक फर्नेस लिया,
इसको हीट कर दिया, ठीक है। जो भी अनवांटेड चीजें होंगी, जो सब हमें चीजें नहीं चाहिए, वो अलग हो जाएंगी। जो बाकी रह जाएगा वो होगा जो हमें चाहिए था, या जिसका हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे कोई केमिकल वेमिकल नहीं डाल रहे, हम केवल हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे वेस्ट कम हो जाएगा, वैल्यूएबल मिनरल्स की जो रिसाइकलिंग है वो हो पाएगी, पानी का भी इस्तेमाल कम होगा, केमिकल्स का भी इस्तेमाल कम होगा। तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा शानदार है। क्यों? क्योंकि देखो, भारत का भी खुद का न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल है। तो हम भी चाहेंगे अपने जो फ्यूल हमारा खर्च हो गया उसको हम यहाँ पे रिसाइकल कर पाएँ। हमारे जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स हैं, ठीक है, उनके अंदर फ्यूल को हमें प्रोड्यूस करने के अंदर हमारी ये हेल्प कर सकता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के अंदर बहुत ही कारगर हो सकता है। और इसीलिए बहुत सारे देश हैं जैसे जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, ये इस पायरो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है, जिससे उनकी न्यूक्लियर फ्यूल की प्रॉपर रिसाइकलिंग हो रही है, रेडियो एक्टिव वेस्ट कम हो रहा है और फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पे बेहतर हो रही है। इंडिया को भी चाहिए कि हम इससे सीखें। तो प्रोसेस एक बार देख लो, ये हीट बेस्ड इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जो कि बहुत हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल करता है ताकि मटेरियल्स के अंदर फिजिकल या केमिकल चेंजेस आए। तो ये ध्यान रखना, ये ड्राई प्रोसेसिंग तरीका है, यहाँ पानी वानी का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, केमिकल्स का इस्तेमाल हम नहीं करते। यहाँ पर इस टेम्परेचर को हम कई 100 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, मतलब 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक की कर सकते हैं। तो काफ़ी टेम्परेचर काफ़ी हाई चाहिए। तो कई जगह इसका इस्तेमाल हो सकता है, जैसे सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। मान लो आपके पास लाइमस्टोन, क्ले, आयरन ओर है, इसको हम क्लिंकर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो क्लिंकर होता है वही सीमेंट बनाने के अंदर काम आता है। फिर मेटल्स के अंदर भी मैंने आपको बताया ना, आप उनको गर्म करके मिनरल्स भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अपने मेटल से। ऐसे अगर हम बात करें न्यूक्लियर फ्यूल की रिप्रोसेसिंग के भी अंदर, आपके जो यूजफुल या वांटेड मटेरियल्स हैं उनको हम रिकवर और सेपरेट कर सकते हैं मॉल्टन सॉल्ट इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक के माध्यम से। तो ये सारे इसके यहाँ पे फायदे हैं। दुनिया काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है पायरो प्रोसेसिंग के ऊपर, और इसीलिए हमें ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, राइट। तो ये दोस्तों, ये कुछ टॉपिक्स है जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था नीलगिरी तहर के रिगार्डिंग। दोस्तों, इसका जो IUCN स्टेटस है वो आपको एंडेंजर्ड देखने को मिलता है, ना कि वल्नरेबल। इसीलिए पहला स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाएगा। फिर हम डिस्कशन करते हैं E85 फ्यूल की। मैंने आपको बताया था कि इसमें लगभग 85% एथेनॉल होगा और लगभग 15% पेट्रोल होगा, तो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाएगा। बात रही चौथे स्टेटमेंट की, इंडिया एट यून की पीस कीपिंग ऑपरेशन, तो बिल्कुल देखो, भारत ने हमेशा बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है UN पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए, सो दैट इज वाई दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्ड वर्क करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।